लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में डिस्कस किए थे एंड लास्ट में एक कॉन्सेप्ट भी आप सभी को हमने बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि मान लीजिए एक सर्कल में एक चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज कितना है Q और ये मूव कर रहा है विथ स्पीड v और जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस है r। तो करंट यहाँ पे जो आया था इक्विवेलेंट जो करंट आया था वो आया था QV बाई 2 पाई r आया था। और इस पे हम लोग लास्ट में एक न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे, क्लियर। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये क्या है, ये एक मैग्नेट है और ये एक आयरन है। अगर इस आयरन को अगर इस मैग्नेट के साथ रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं या बोलिए थोड़ी देर तक कांटेक्ट में रखते हैं, तो फिर देखते क्या है कि ये जो आयरन जो है ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, बट थोड़े देर के लिए ही करता है। परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करना नहीं शुरू कर देता है, कुछ देर तक ही ये करता है। बात समझ गए आप। इसको घर पे करके देख सकते हैं कैसे। एक मैग्नेट लीजिएगा और एक कील लीजिएगा, नेल, और उस नेल को क्या कीजिएगा, मैग्नेट के साथ रब कीजिएगा या कुछ देर तक उसको कांटेक्ट में रखिएगा। उसके बाद उस नेल को स्टेपलर पिन के साथ कांटेक्ट में लाकर देखिएगा तो वो नेल जो देखिएगा वो स्टेपलर पिन को पकड़ लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नेल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, बट कुछ देर तक ही करता है, कुछ देर तक ही करता है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर मैग्नेट तो ये था, ये तो मैग्नेट नहीं था, ये आयरन था, बट इसके साथ रब करने से, कांटेक्ट में लाने से कुछ देर तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करने लगा। क्वेश्चन ये उठता है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू क्यों कर दिया। दूसरा चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आगे हमारा सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि पता चलेगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉफ्ट आयरन है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है। बताऊंगा आगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सॉफ्ट आयरन क्या होता है। फिलहाल अभी समझिए कि मान लीजिए सॉफ्ट आयरन है और सॉफ्ट आयरन पर हम लोग क्या करते हैं कि इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाइंडिंग करते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग करने के बाद उस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, एक स्विच भी लगा देते हैं। जैसे स्विच ऑन करते हैं कॉपर वायर में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब करंट फ्लो करने के कारण की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन जो होता है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। बट ऐसा क्या हुआ, जब हम कॉपर वायर से लपटे नहीं थे, वाइंडिंग नहीं किए थे, बैटरी नहीं लगाए थे, तो आयरन मैग्नेट नहीं था। बट लपेटने के बाद, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अब करंट फ्लो करना शुरू किया तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। क्यों, कैसे, क्या हुआ ऐसा, क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। बात समझ रहे। इस सब का अगर आपको आंसर अच्छे से जानना है कि आखिर ऐसा क्या होता है, क्यों मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव होने लगता है, करने लगता है, ऐसा क्या हो जाता है, अगर ये सबको अगर अच्छे से समझना है तो आपको एटॉमिक लेवल पे समझना होगा। एटॉमिक लेवल पर अगर आप मैग्नेटिज्म को समझ गए तो आप इस सारे का आंसर अच्छे से समझ सकते हैं, सारे का आंसर आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक और चीज कि कोई भी मटेरियल कब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कोई मटेरियल कब एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। अगर इन सारी चीजों का अगर आपको आंसर लेना है, पता करना है, तो आपको मैग्नेटिज्म को एटॉमिक लेवल पे पढ़ना होगा, तभी आप जाके अच्छे से सारे आंसर पता कर पाएंगे अच्छे से, क्लियर। तो आज का जो क्लास है ये स्पेशल क्लास है और ये क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे मैग्नेटिज्म का। और ये आज का क्लास आपके बोर्ड के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए आज का क्लास है। बट हम उन सारे सवालों का जवाब हम यहीं से देंगे। बात समझ रहे ना, इतना इंपॉर्टेंट है आज का क्लास कि पूछो मत, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से। बट एक मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूं स्टार्ट करने से पहले कि
जो बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड है बोर्ड के एग्जाम के लिए एक लेक्चर ना देखे हो, अब जिसको अच्छे से समझना है, फिजिक्स में फील लाना है, इस चैप्टर में फील लाना है, मजा लेना है चैप्टर से, महसूस करना है चैप्टर को, तो आप इसको देखें। बट ये आपका आज के क्लास का एक भी चीज बोर्ड में नहीं आएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, नॉलेज का आपका नॉलेज का पैकेज है आज का क्लास, नॉलेज का ना पूरा पैकेज देगा आपको, फुल पैकेज होगा आज का नॉलेज का। क्लियर? तो ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ क्लास स्टार्ट करने के पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि अभी जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आज के क्लास में वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, थ्योरी है, नॉलेज के लिए सिर्फ है। क्लियर? तो आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? अगर नॉलेज चाहते हैं देखें, नॉलेज नहीं चाहते हैं मत देखें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? गुड। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, मतलब हम मैग्नेटिज्म को एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे। किस पे? एटॉमिक लेवल पे। तो एक थ्योरी हम बात करते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म यानी कि हम मैग्नेटिज्म को एटॉमिक लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक चीज मैं आपको समझाते चलूंगा, जो भी नया चीज आएगा हम उसी के जगह पे उसको समझा देंगे, बट आप ध्यान से देखते चलिए। क्लियर? चलिए हम एक काम करते हैं, कोई भी एक एटम कंसीडर कर लेते हैं, किसी भी मटेरियल का एक एटम कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है, और ये क्या है? ऑर्बिट है। आपको पता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बना है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है एंड स्पिन करता है। स्पिन कहने का मतलब रोटेट करता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन भी करता है एंड रोटेट भी करता है, स्पिन भी करता है अपने एक्सिस पे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, या बोल सकते हैं स्पिन भी करता है। स्पिन यानी कि अपने एक्सिस पे ही नाचता है, रोटेट करता है। क्लियर? ये तो सबको पता है। मान लीजिए जो ये ऑर्बिट है, इसका रेडियस क्या है? आर। मतलब ये ऑर्बिट जो है, इस ऑर्बिट का रेडियस क्या है? आर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होगा? क्यू होगा। वो कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस क्या बताता है? चार्ज का नेचर बताता है। बट अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि ये जो है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। बट अगर इसमें हम माइनस लगाते हैं तो क्या बताने लगेगा? कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। बट हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आपको एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। ये Q इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी गुड। माइनस क्या बता रहा है? कि नेगेटिवली चार्ज है। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या बता रहा है? कि चार्ज के पास मैग्नीट्यूड कितना है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही मैग्नीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो माइनस को हटा देते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ठीक है? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है विथ स्पीड v, यानी कि v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि ये रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट का रेडियस r है, कितने स्पीड से? v स्पीड से।
तो यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, जो लास्ट क्लास में आपको मैं बताया था, याद कीजिए। इक्विवेलेंट करंट यहाँ पे कितना होगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा सर QV/2πr। इसी वजह से हम कल इसको पढ़ाए थे, क्योंकि हमको यहाँ यूज करना था। एक चीज और बता दूं, मैं जो भी चीज बताता हूँ कुछ मकसद होता है उसका, फालतू में मैं टाइम पास नहीं करता। क्लियर? अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो पक्का कहीं ना कहीं उसका यूज करूंगा। क्लियर? ये बताया था लास्ट क्लास में, आज देखिए इसका यूज कर रहे हैं। ये समझ में आया? गुड। अब यहाँ पे Q का वैल्यू हम कौन सा रख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक चीज और मैं बता दूं कि इसको हम लोग E भी बोलते हैं। याद कीजिए, जब हम लोग Q इक्वल टू NE पढ़ रहे थे तो E का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम लिए थे। तो अगर 1.6 इंटू 10⁻⁹ है तो क्या इसको हम E लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि हम Q इक्वल टू यहाँ पे E भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, Q की जगह पे हम E रख देते हैं। Q की जगह पे क्या रखते हैं, E V/2πr। Q की जगह E क्यों रखे, समझ में आया सबको ना? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना लिखे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। तो Q इक्वल टू क्या आ गई, तो Q की जगह पे क्या रख दिए हम, E रख दिए। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटे का हो, 1.25 घंटे हो, डजंट मैटर। क्लियर? चलिए यहां तक हो गया। अच्छा, एक चीज और हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़े थे कि W इक्वल टू V/R, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू V/R था। याद कीजिए, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा W इंटू R। V इक्वल टू WR, इस V के जगह पे हम WR को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। V की जगह पे क्या रखेंगे, WR, और नीचे में 2πr। R कैंसल, तो I इक्वल टू क्या आ गया बाबू, EW/2π। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है? यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? यहां से इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं पहला क्लास में ही आप सभी को बताया था कि जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। याद कीजिए, पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज अगर v स्पीड से मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। याद है ना? अब उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है विथ स्पीड v। v मानी गोली, मूव तो कर रहा है ना। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसके मूवमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि ये चार्ज के मोशन के वजह से, मूवमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से सुनिएगा आगे बात। ये इलेक्ट्रॉन एटम में, ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। पहले रिवोल्यूशन की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद स्पिन का आएंगे। तो पहले रिवोल्यूशन की बात करें। ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड में मूव कर रहा है, और इसके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एटम के अंदर होगा, बाहर भी होगा कि नहीं? तो ध्यान से सुनिए, एटम के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हुआ, बाहर भी हो। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया समझिए, ये रिवॉल्व कर रहा है चार्ज, और चार्ज के रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हुआ तो अंदर में भी होगा, बाहर में भी होगा। यानी कि ये एटम के अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर में भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड
एक चीज बताया था आपने आपको हम मैग्नेट के बारे में कि अगर कोई मटेरियल के पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसके साथ जुड़ा है तो मटेरियल को मैग्नेट कहते हैं। याद कीजिए लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर कोई मटेरियल के पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी के साथ एसोसिएट हुआ है, तो वो मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो मैग्नेट होगा। क्या इस एटम के अंदर में इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है, या बोल सकते हैं इस मैग्नेट के पास इस एटम के पास मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस एटम के पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? करेगा। कि अगर कोई भी मटेरियल के पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसके साथ जुड़ा हुआ है तो मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये एटम के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? बट ये एटम बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब छोटा होने की वजह से एटम को हम लोग टीनी मैग्नेट भी कहते हैं, यानी कि एटम behaves like teeny magnet। ये टीनी मैग्नेट क्यों बोले हैं? क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए ये क्या है? टीनी मैग्नेट है। एटम बहुत छोटा है, इसलिए हम मैग्नेट को क्या बोल रहे हैं? टीनी मैग्नेट। मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव किया समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज है, अब चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, बाहर में भी हुआ, तो एटम के पास मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब एटम छोटा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? टीनी मैग्नेट बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे सुनिएगा, ये वाला एक काम करते हैं, रिलेशन को हम इधर लिख देते हैं, यूज पड़ेगा हमारा dw/2y। इसको हम यूज करेंगे अभी, इसलिए हमको यहां पे लिखनी है ना। अब सुनिएगा ध्यान से कि एटम बिहेव करने लगा मैग्नेट की तरह। आपको एक चीज और बता दूं कि एवरी magnet has two poles। हर मैग्नेट के पास टू पोल होता है। हर मैग्नेट के पास टू पोल होता है। पहला क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है, एंड दूसरा क्या होता है? साउथ पोल होता है। दुनिया का ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जिसके पास सिंगल पोल होता है। सारे मैग्नेट के पास दो पोल होता है, पहला नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार मैग्नेट है तो इस बार मैग्नेट के पास भी दो पोल होगा, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अगर मान लीजिए सिलिंड्रिकल मैग्नेट है तो इसके पास भी दो पोल होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यानी कि हर मैग्नेट के पास दो पोल होता है, चाहे किसी टाइप का वो मैग्नेट हो। हर मैग्नेट के पास नॉर्थ एंड साउथ। यहां तक क्लियर? अगर ये एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या इस मैग्नेट के पास भी, इस एटम के पास भी दो पोल होगा कि नहीं? हमने बोला कि हर मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ये एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास भी दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। एक चीज और, कितना भी बड़ा मैग्नेट हो या कितना भी छोटा मैग्नेट हो उसके पास दो पोल होगा, या एक नॉर्थ होगा या एक साउथ होगा। हमेशा दोनों पोल होता है, हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ होगा ही होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो अगर ये भी एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास भी एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होगा। हम देखिए लिंक बना रहा हूं 1 by 1, लंबा वीडियो जाए उससे मतलब नहीं है, बट पूरा समझा के दूंगा आपको। ये एटम भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा। अब हमें ये पता करना है कि अगर ये एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल किधर होगा, नॉर्थ पोल किधर होगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
हम तो यहाँ पे जनरली लिखते हैं कि साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल। मे भी हो सकता था कि नॉर्थ पोल इधर हो जाए, साउथ पोल इधर हो जाए। मे भी यहाँ पे साउथ पोल हो सकता था, नॉर्थ पोल। क्लियर? तो ये तो हम जनरली समझाने के यहाँ पे लिख दिया हूँ, बट एग्जैक्टली हम लोग पता करते हैं कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर। आगे मैं समझाऊंगा सारा कैसे पता करते हैं। बट यहाँ पे अगर ये मैग्नेट, सॉरी ये एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके पास साउथ है, नॉर्थ पोल होगा। बट साउथ पोल किधर होगा, नॉर्थ पोल किधर होगा, ये अब हम बताएंगे इसमें। अब बताएंगे कि साउथ पोल किधर एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल किधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक चीज अगर हम ये बता रहा हूं एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, तो इस केस में आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, बहुत सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा। देख रहे हैं, छोटा छोटा चीज बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कुलर कॉइल है। ये क्या है? सर्कुलर कॉइल है। और इस कॉइल में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I। क्लियर? अब इस सर्कुलर कॉइल में, सर्कुलर कॉइल मतलब एक वायर है और वायर को सर्कुलर शेप में बना दिया गया है। बात समझ गए? हाँ। तो इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे। अब इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब ये भी कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, मतलब रीजन हो जाएगा। अगर इस केस में अगर हमें बताना है कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, तो ध्यान से सिर्फ मेथड आपको सिखा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल आगे है हमें बात करना, पूरा इसका यूज बताएंगे सारा चीज। और फिलहाल हमको यहाँ से निकलना है सब चीज को समझकर। तो मान लीजिए कॉइल है और उस कॉइल में करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो करंट है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पे साउथ पोल किधर होगा, नॉर्थ पोल किधर होगा, तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। साउथ के लिए लेटर एस बनाना है। क्या बनाना है? एस लेटर, कुछ ऐसे बनाना है, देखिए ऐसे एस लेटर साउथ के लिए, साउथ पोल के लिए। एंड नॉर्थ पोल के लिए घबराए नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे अभी। नॉर्थ पोल के लिए आपको ऐसे लेटर बनाना है। ये देखिए एन लग रहा है कि नहीं, एन लग रहा है। तो नॉर्थ पोल के लिए आपको एन लेटर बनाना है, कुछ ऐसे। एंड साउथ पोल के लिए लेटर आपको कुछ आपको ऐसे बनाना है। तो देखिए ध्यान से, ये लेटर को कैसे बनाना है, क्यों बनाना है और किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमें इस केस में अगर हमें साउथ और नॉर्थ पोल पता करना है, तो हम इन लेटर का यूज करके आसानी से बता सकते हैं कि साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर होगा। इस लेटर दोनों का मतलब इस लेटर का यूज करके हम बता सकते हैं कि इस केस किधर होगा। कैसे बताता हूं। पहले क्या कीजिए, इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन देखिए। इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन देखिए। तो करंट का डायरेक्शन क्या है? कुछ ऐसे है, कुछ इस तरह से। फिर इन दोनों लेटर को देखिए। लेटर को देखने के बाद फिर देखिए कि कौन सा लेटर हम इसमें डालें कि लेटर के साथ साथ करंट का भी डायरेक्शन सेटिस्फाइड हो। दिखाता हूं करके, दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रैंडमली दोनों में से कोई एक लेटर उठा के इसमें रख दिए। मान लीजिए एस को रख दिए, किसको रख दिए? मान लीजिए नॉर्थ को रख दिए। दोनों में से हम क्या किए, एक लेटर को उठा के इसमें रख दिए। रखने के बाद देखिए क्या करना है। जो करंट का डायरेक्शन कॉइल में दिया है उसको सेटिस्फाइड करना है। कैसे? ये एंड जो बना है, ये एंड क्या बता रहा है? देखिए ऐसे बता रहा है और ये ऐसे बता रहा है, यानी कि एन लेटर जो है कुछ ऐसे बता रहा है। ठीक है ना, इस तरह से बता रहा है, यानी कि ये एन लेटर जो है ये क्या बताना चाह रहा है कि ऐसे है, बट करंट का डायरेक्शन क्या है? ऐसे है। यानी कि ये एन लेटर जब हम यूज किए तो ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन बताना शुरू कर दिया। तो ये एन लेटर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। सेटिस्फाइड कब होगा? जब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तब ही सेटिस्फाइड होगा। बट यहाँ पे क्या देख रहा है, ये एन लेटर इधर उल्टा बता रहा है, करंट का डायरेक्शन उल्टा है। तो ऐसे केस में एन लेटर हम यूज नहीं कर सकते, ये यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से।
करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो एन तो फिल कर गया, अब हम एस यूज करते हैं, तो एस बनाते हैं यहां पे। अब एस को ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन इधर है, क्या ये ऐसे बता रहा है, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया कि नहीं, ये देखिए ये इधर है और करंट डायरेक्शन इधर है, देखिए दोनों सेम हो गया। ये एस लेटर जब हम यूज किए तो क्या देख रहे हैं कि एस जो डायरेक्शन बता रहा है और ये करंट का जो डायरेक्शन लूप में दिया दोनों का सेम है, यानी कि ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। गर्मी बहुत है यार आज। क्लियर, इतना कर लिए। इतना करने के बाद देखिए आपको क्या करना है कि जो आपको सामने फेस दिख रहा है ना, सामने क्या दिख रहा है आपको, एस दिख रहा है। सेटिस्फाइड होने के बाद क्या देखना है कि सामने क्या दिख रहा है, एस, यानी कि एस पोल साउथ पोल, यानी कि सामने होगा साउथ पोल। अगर सामने साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी होगा, क्योंकि हर मैग्नेट के पास एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। तो अगर हमें साउथ पोल सामने मिल गया तो नॉर्थ पोल किधर होगा, दूसरे तरफ होगा। मतलब इधर साउथ पोल है तो दूसरे तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसमें साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार इस चीज को घुमा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यही कॉइल है, बट करंट का डायरेक्शन हम क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। करंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि साउथ पोल किधर होगा, नॉर्थ पोल किधर होगा। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल देखने के लिए इसमें क्या करेंगे, लेटर को पुट करेंगे। कौन सा लेटर, या तो साउथ या नॉर्थ। अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो सेटिस्फाइड, नहीं हुआ तो हटा देंगे। तो एक काम करते हैं, साउथ डाल के देखते हैं, मतलब एस। अब देखिए ये एस डाले तो कुछ ऐसे बता रहा है एस, देखिए ना, ये इधर और ये इधर, यानी कि ऐसे। अभी इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी अपोजिट है। क्या ये अपोजिट दिखा रहा है, अपोजिट यानी कि फेल कर गया। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर नॉर्थ डाल के देखते हैं, एन डाल के देखते हैं। तो एन कैसे बनेगा, ए रहा एन। ये देखिए एन क्या बता रहा है, ऐसे बता रहा है एन। इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या है, एकदम सिमिलर है। देखिए ना, दोनों एक ही तरफ है, ए दोनों एक ही तरफ है। यानी कि जब इसमें एन पुट किए तो ये सेटिस्फाइड हो गया। करंट का डायरेक्शन को क्या किया, लेटर सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये सेटिस्फाइड कर दिया तो करेक्ट हो गया। अब इसके सामने आपको क्या दिख रहा है, एन, यानी कि नॉर्थ पोल आपको सामने मिल गया। सामने जो दिखेगा ना वही आपका हो जाएगा। तो सामने एन दिखा तो नॉर्थ पोल, अगर सामने एस दिखता तो साउथ पोल। यहाँ पे सामने क्या दिख रहा है, एन, तो नॉर्थ पोल हो गया सामने। अगर सामने नॉर्थ पोल तो साउथ पोल किधर, पीछे। सामने नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल किधर होगा, पीछे। क्लियर हो गया। अब हम इसी का यूज यहाँ पे करेंगे, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ये चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है बाबू, ऐसे। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। जानते हैं कि ना हम लोग। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन का ये होगा। बात समझते हैं। तो ये इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन पता कर लिए, इसमें करंट का डायरेक्शन पता कर लिए। अब करंट का डायरेक्शन पता कर लिए तो इस एटम के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम आसानी से पता कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। तो उसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लेटर को पुट करेंगे। क्या करेंगे, लेटर को पुट करेंगे। तो लेटर पुट करके देखते हैं, एस डालते हैं। वाह, एक बार नहीं हमारा हो गया। देखिए एस का ये जो डायरेक्शन बता रहा है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। इधर
ये आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये करंट है। ये क्या है, दोनों का क्या है, सेम, यानी कि एस लेटर हम जब इसमें पुट किए तो करंट को डायरेक्शन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। यानी कि सामने हमें क्या दिख रहा है, एस, यानी कि ये सामने क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, अंदर में क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अंदर में क्या हो गया, नॉर्थ पोल, सामने में साउथ पोल। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो साउथ पोल सामने रखने देते हैं। अब आगे एक चीज और बताना है, टाइम बहुत लगेगा। आगे है एक मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो ध्यान से सुनिएगा ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक सर्कुलर कॉइल की बात करें कि सर्कुलर कॉइल में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, जो भी पढ़ा रहा हूं आपके बोर्ड में कुछ भी नहीं आने वाला है, नॉलेज है, नॉलेज है, स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास में आपको नॉलेज मिलेगा सिर्फ, क्लियर। मान लीजिए कॉइल है और इस कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है, क्लियर, करंट आई फ्लो कर रहा है। अब इसका एरिया भी होगा, अरे भाई ये कॉइल है तो कॉइल का इसका रेडियस होगा कि नहीं, तो रेडियस मान लीजिए आर, अगर रेडियस आर है तो इसका एरिया भी होगा, तो मान लेते हैं इसका एरिया क्या है, ए है, और क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कुलर कॉइल है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और जिस सर्कुलर कॉइल में फ्लो कर रहा है उसका रेडियस आर है, आर रेडियस होने की वजह से इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर कॉइल के लिए जो होता है एम इक्वल टू सिंपल होता है आर इंटू ए, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक सर्कुलर कॉइल के लिए। ऐसे बहुत तरह का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बार मैग्नेटिक अलग होता है, बहुत मतलब डिफरेंट केस में अलग अलग होता है, बट हमें यहाँ सर्कुलर के केस में काम है, तो सर्कुलर के केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आई इंटू ए होता है। बाबू डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, सिर्फ हम लोग फार्मूला से काम चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि फार्मूला हमें यूज करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको सर्कुलर के केस में निकालना है तो सर्कल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो, और जो सर्कल जो एरिया है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, सॉरी देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल रहा था, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर मैग्नीट्यूड है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है सर्कुलर कॉइल के केस में, तो करंट इनटू एरिया कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए ध्यान से सुनेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा याद रखिएगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। आपको करके मैं दिखा दे रहा हूं, आपको करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताना है, इसका एरिया मान लीजिए ए है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। बट इसका डायरेक्शन हमें पता करना है, क्लियर। तो डायरेक्शन देखिए क्या पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो पहले एक काम कीजिए, इसमें साउथ एंड नॉर्थ पोल पता कर लीजिए। क्या कर लीजिए, साउथ एंड नॉर्थ पोल पता कर लीजिए।
तो साउथ नॉर्थ पोल पता जैसे ही कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो साउथ या नॉर्थ पोल पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें लेटर बनाएंगे साउथ या नॉर्थ का, जो कि करंट के डायरेक्शन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। तो देखिए हम बनाते हैं, देखिए ये एम जैसी बनाए तो करंट का डायरेक्शन देखिए सेम हो गया, यानी कि सेटिस्फाई, यानी कि एन होगा। एन फॉर नॉर्थ पोल। तो सामने क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, यानी कि सामने क्या है, नॉर्थ पोल। तो पीछे में क्या होगा, साउथ, यानी कि बोर्ड के अंदर साउथ पोल, बोर्ड के बाहर नॉर्थ पोल। क्लियर। तो साउथ है नॉर्थ पोल पता चल गया। एक और एग्जांपल ले लें तब उसके बाद बताते हैं। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन हम उल्टा कर दिए, इसका एरिया भी क्या है, ए है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, सिंपल करंट इंटू एरिया। अब इसमें अगर हम बताते हैं साउथ है नॉर्थ, तो आप एस बना दीजिए, देखिए डायरेक्शन सेट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो सामने इसमें क्या हो गया, साउथ पोल, पीछे हो गया नॉर्थ पोल। क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम दो चीज सिंबल यूज करेंगे, एक क्रॉस यूज करेंगे और एक डॉट यूज करेंगे। एक क्रॉस यूज कब करेंगे, जब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा तब। जब अंदर की तरफ होगा तो हम क्रॉस यूज करेंगे, जब बाहर की तरफ होगा तो हम डॉट इस तरह से यूज करेंगे। यानी कि ये जब सिंबल लिखेंगे तो ये बताएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बताएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। यानी कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, डॉट का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ। क्लियर हुआ। अब यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन पता करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ है इधर और साउथ है अंदर की तरफ। साउथ इस केस में अंदर है, नॉर्थ है बाहर। तो मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ यानी कि बाहर की तरफ। नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ यानी कि बाहर की तरफ। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। क्यों, नॉर्थ इधर है, साउथ अंदर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, यानी कि साउथ अंदर है तो अंदर से बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आया। इस केस में साउथ इधर है, नॉर्थ अंदर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ यानी कि बाहर से अंदर, अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर के लिए क्या होता है, क्रॉस। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ यानी कि अंदर की तरफ। समझ में आया। अब यहां पे यूज करते हैं बाबू, यहां भी तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कैसे होगा, देखो करंट फ्लो कर रहा है, यस या नो, करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा आई, रेडियस आर है तो एरिया भी यहाँ पे होगा, एरिया भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू ए, आई इंटू इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका पर है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन किधर होगा, तो सर साउथ सामने है, नॉर्थ अंदर है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, बाहर साउथ, नॉर्थ अंदर, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ यानी कि अंदर की तरफ। मतलब इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, अंदर की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आगे आते हैं, ये सब हटा दे रहा हूं। बाप रे बाप, एक चीज समझाने के लिए आपको मैं इतना सारा कंसेप्ट बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपको ये सब कुछ पता नहीं है, आपको ये सब कुछ पता नहीं है। इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, गंदा हो गया ज्यादा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि अभी मैग्नेटिक मोमेंट मेरा क्या आया, आई ए आया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया बाबू, आई ए आया। आई की जगह पे क्या हम इसको रख सकते हैं, देखिए ना, क्या आई इक्वल टू ई ओमेगा बाई 2 पाई क्या है,
2 पाई है। क्या इसको हम यहां पे रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। I इक्वल टू ई ओमेगा बाई 2 पाई इंटू एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये लो बेटा आपका कट गया, ये आपका कट गया। तो एम इक्वल टू यानी मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ओमेगा स्क्वायर बाई 2। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। क्लियर? आप ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक और नया चीज आप सीखिए। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, गर्मी कितना है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, देखिए ये बोर्स थ्योरी आपको 12th में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में पढ़ना है, बट इसको हमको ज्यादा नहीं समझना है क्या होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम is equal to angular momentum is equal to nh by 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2। एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम वी आर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्या होता है? एम वी आर बाई स्क्वायर इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये सब क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। चलिए इसको बता देता हूँ हल्का सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, अगर इस बॉडी का मास मान लीजिए m है और ये मूव कर रहा है विथ स्पीड v, और जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या है? r है। तो इसके पास जो मोमेंटम जो होगा, इसके पास जो अभी मोमेंटम जो होगा, उस मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम इसके पास कितना होगा? तो मास इंटू स्पीड इंटू रेशियो mvr। अरे सिंपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है, जिसके पास मास m है, वेलोसिटी क्या है? v है, तो इसके पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है, जो कि mv होता है। बट जब यही ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करने लगे, सर्कुलर मोशन इस तरह से सर्कल में मोशन करने लगे, तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर यानी कि सर्कुलर के लिए है। जब एक ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ में मूव करे तो उसके पास जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम, जो कि मास इनटू वेलोसिटी होगा। बट जब वही ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन करने लगे, तब उसके पास जो मोमेंटम जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि मास इनटू स्पीड इनटू रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? तो बाबू यहां भी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास मास भी होगा, इलेक्ट्रॉन का मास m, रेडियस भी है, स्पीड है, तो इसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? mvr। अरे सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है? बॉडी चार्ज पार्टिकल है, ये भी तो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में। तो अगर सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो इसके पास भी मोमेंटम होगा, बट सर्कुलर मोशन की वजह से कौन से मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। वो क्या होता है? mvr होता है। कैसे होता है अभी हमको इसको नहीं पढ़ना है, इसको प्रूव नहीं करना है। अभी इसको प्रूव नहीं करना है। तो समझ में आ गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr होता है। तो एंगुलर मोमेंटम की जगह mvr रख दिए इक्वल टू nh बाई 2 पाई। अब ये क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। n जो है n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अरे एक एटम में एक ही ऑर्बिट होता है क्या? नहीं,
10 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितना भी हो, बहुत सारा ऑर्बिट हो सकता है कि नहीं। वेरी गुड। तो हम इस एक ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारा ऑर्बिट होगा, तो बहुत सारे ऑर्बिट में बहुत सारा ऐसे से बार बार हो रहा होगा। हम एक ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, कोई एक सिंगल ऑर्बिट की लेकर हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारा ऑर्बिट होगा, तो सब ऑर्बिट में तो इसी तरह से हो रहा होगा ना, सारे ऑर्बिट में सिमिलर हो रहा होगा। तो हम ऐसे केस में सबको तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं, एक को कंसीडर करेंगे, बाकी में भी वैसा ही होगा, तो हम एक को कंसीडर किए हैं। तो हमने n इसलिए लिखा है क्योंकि अगर बाकी के लिए अगर करना होगा तो बाकी के लिए करने की जरूरत नहीं, बार बार हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए बात किया जा रहा है, पूरे ऑर्बिट के लिए बात किया जा रहा है। तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि n इक्वल टू 1 2 3 4 हो सकता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात करें तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर मान लीजिए अगर एक एटम है, एक एटम का फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, एक ऑर्बिट की बात करें, उस केस में अगर हम बात कर रहे हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू h बाई 2। n की जगह पे क्या रख दिए, नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक एटम है, इस एटम का मान लीजिए ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं तो mvr इक्वल टू हो जाएगा 1h बाई 2 पाई। अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो mvr 2h बाई 2 पाई। अब समझ गए ना? तो हम लोग ये जनरल चीज है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये समझ में आया, यही आपका बोर्स का थ्योरी है कि बोर्स का थ्योरी क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इक्वल टू होता है m इंटू एच बाई 2 पाई होता है। ये बोर्स का थ्योरी है, ये बोर्स का थ्योरी mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, जिसमें कि n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h क्या है, h के बारे में बता दो आपको, h जो है प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है, इसको प्लैंक कांस्टेंट, इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, इसका वैल्यू का दे दे रहा हूं 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। यानी कि h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका अभी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जो कि कितना होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। इस सब नॉलेज के लिए आप रख ले माइंड में, है ना। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं सर, इसका आप यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी क्या जरूरत है, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। सिंपल है, ये थ्योरी कब होता है, ये थ्योरी कब होता है कि जब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है विथ स्पीड v, मास m है, रेडियस r है, तो इस केस में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे है कि नहीं, क्या सेम सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन सेम है कि नहीं। यहाँ भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, इसके पास भी मास है, स्पीड भी है, रेडियस भी है, तो क्या हम ये थ्योरी यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, लगा सकते हैं, इसीलिए हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, हम अभी पढ़े ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टी डब्ल्यू आर। इसको हम v के जगह पे रख देते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर है तो v के जगह पे क्या करते हैं, ओमेगा रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, m v के जगह पे क्या रखेंगे, ओमेगा आर पहले से है यहाँ पे इक्वल टू nh बाई 2 पाई, आर 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 स्क्वायर, ये हो गया आपका nh बाई 2 पाई। यहां तक कोई दिक्कत, इसको क्या कीजिए, ऐसे कर दीजिए और m को यहां नीचे भेज दीजिए, यानी कि ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू nh बाई 2 पाई m। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। जितना बड़ा वीडियो हो 10 मिनट होने दीजिए बड़ा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं,
अब ध्यान से सुनिए, m इक्वल टू क्या है, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए ये ओमेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ओमेगा आर स्क्वायर, तो ओमेगा आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया है NH बाई 2 पाई m, हम इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी कि हम ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू NH बाई 2 पाई m को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा आर स्क्वायर की जगह पे हम NH बाई 2 पाई m को रख देंगे, तो NH 2 पाई m। ठीक है, ये m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये m जो है ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप लिख सकते हैं इसको, m क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ये बड़ा है मैग्नेटिक मोमेंट है, ये छोटा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, NEH 2 क्या हो गया, 4 हो गया पाई m, ये आपका जनरल हो गया, यानी कि एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट के लिए, n ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, NEH बाई 4 पाई m। यानी कि अगर मान लीजिए एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके रिवॉल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो एटम मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, अगर एटम मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट उस एटम के लिए n ऑर्बिट के लिए a होता है। एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, और हर ऑर्बिट में मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन है, तो हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, हर रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो एटम बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह, और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो पूरे एटम का n ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m इक्वल टू NEH बाई 4 पाई m। ये समझ में आ गया अच्छे से, पूरा स्टार्टिंग से समझ में आया, नहीं समझ में तो 2 बार वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। तो अगर मैं एक ऑर्बिट की बात कर रहा हूं ना, तो एक ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें 1 पुट कर देते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू EH बाई 4 पाई m, या बोल सकते हैं m इक्वल टू EH बाई 4 पाई m। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा, m इक्वल टू क्या आ गया बाबू, EH बाई 4 पाई m, EH बाई 4 पाई m। E का वैल्यू पुट करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। H का वैल्यू अभी हमने आपको बताया, H का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट का 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एंड 4 पाई एज इट इज। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो बता रहा हूं कितना आएगा आपका आएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 9.27 इंटू 10 टू द पावर 24, ये आपका आएगा। यानी कि एक ऑर्बिट के लिए, मतलब एक ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों लिखें, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I इंटू ए। अगर इसका यूनिट बात करें तो I का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। एरिया है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या निकाले, मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट भी क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए। I का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो यूनिट का लिखेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये जो आया है
एक एक एटम मतलब एक ऑर्बिट के लिए आया है, एक ऑर्बिट के लिए आया है। हम बहुत सारा ऑर्बिट होगा तो सारे ऑर्बिट का निकालेंगे और फिर को क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। हम सारे ऑर्बिट का निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे पूरे एटम का निकल जाएगा, पूरे एटम का निकल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट निकला है एटम का निकला है, बट एक ऑर्बिट के लिए, देखिए ना, एक ऑर्बिट के लिए। तो और भी तो है ना, अगर और भी है तो हम सबके के लिए क्या कर देंगे, निकाल के जोड़ देंगे। बात समझ गए, क्लियर हुआ? ये हो गया। अब आगे आप ध्यान से सुनिएगा। ये अभी हम जो काम किए हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालने हैं, किसके वजह से, रेवोल्यूशन के वजह से। किसके वजह से, रेवोल्यूशन के वजह से निकाले हैं। हम स्पिनिंग की अभी तक बात नहीं किए हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। रिवोल्यूशन की वजह से निकालिए, तो रिवोल्यूशन की वजह से हम निकाल लिए हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं कि रिवोल्यूशन की वजह से कर देते हैं। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 1, यानी कि रिवोल्यूशन की वजह से हम निकाले तो हम मान लिए 1, या इसको बोल सकते हैं R भी बोल सकते हैं, R, यानी कि रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये जो है स्पिन भी कर रहा है, स्पिन यानी कि रोटेट भी कर रहा है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। कैसे, ऐसे, कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, और रिवॉल्व कैसे कर रहा है, ऐसे, ऐसे रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। तो इसी को हम यहाँ पे बना दिया, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इसी के एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका भी, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि अगर रोटेशन कर रहा है तो, सुनो ध्यान से फिर से, रोटेशन करे चाहे रिवॉल्यूशन करे, दोनों केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अगर चार्ज रोटेट करे चाहे रिवॉल्व करे, दोनों केस में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन कर रहा है, तो इसके स्पिनिंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो यहां भी इसके वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मतलब रोटेशन की वजह से भी, स्पिनिंग की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जिस तरह से रिवोल्यूशन की वजह से था, इसके वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो सिंपल, रोटेशन इधर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो रोटेशन के जस्ट अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन। जैसे ये रिवोल्यूशन कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर था, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट ले लिए थे। अब इस तरह से रोटेशन कर रहा है तो हम करंट का डायरेक्शन कंसीडर कर लेंगे इधर, यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, इस तरह से, ऐसे। अब करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे हो गया है, ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे हो गया बाबू, तो ऐसे तुम्हारा साउथ पोल हो जाएगा, ऐसे साउथ पोल, मतलब देखिए ये ऐसे है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे है, इस तरह से। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो साउथ पोल ऊपर, नॉर्थ पोल नीचे। ये हम बनाए ऊपर वाला पोर्शन ऐसे है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ऊपर का है, तो साउथ पोल ऊपर हो गया, नॉर्थ पोल नीचे हो गया, और साउथ पोल ऊपर, नॉर्थ पोल नीचे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको फिर से बता रहा हूं, ये तो खिचड़ी बन जाएगा। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ये ऐसे घूम रहा है तो ये रोटेट भी कर रहा है। अगर ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, तो अभी हमने क्या देखा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाना अलग होगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा कि ये इस तरह से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और इसी जगह पे क्या कर रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है। तो आपका कैसे नाचेगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे नाच रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे नाच रहा है।
तो अगर ऐसे नाचेगा तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरह से होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। कंसीडर कर रहा हूं कि अगर इस तरह से नाच रहा है, स्पिन कर रहा है, तो ऐसे होगा। अब ऐसे केस में साउथ बनाएंगे, तो साउथ बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, करंट का डायरेक्शन किधर ले लिए? ऐसे। तो भैया साउथ बना दो, तो साउथ बन गया। यानी कि साउथ ऊपर दिखेगा, नॉर्थ अंदर दिखेगा। साउथ ऊपर दिखेगा, नॉर्थ नीचे का। अब साउथ ऊपर, नॉर्थ नीचे, साउथ ऊपर, नॉर्थ नीचे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, अंदर की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? अंदर की तरफ। रिवोल्यूशन की वजह से भी अंदर की तरफ था, याद करो। रिवोल्यूशन की तरफ की वजह से भी अंदर था, इसके रोटेशन की वजह से भी अंदर की तरफ है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन, स्पिनिंग यानी रोटेशन के वजह से, दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। क्लियर होगा? साउथ ऊपर आ रहा है, नॉर्थ नीचे हो रहा है। यानी सिंपल समझ लीजिए यहां तक कि रोटेशन की वजह से, स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है, दोनों का अंदर की तरफ आ रहा है। मेरा डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे आगे कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिवोल्यूशन। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट रोटेशन की वजह से और रिवोल्यूशन की वजह से जो होता है, दोनों बराबर होता है, दोनों सेम होता है। अब इसका हम थ्योरी नहीं बताएंगे, अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 घंटा क्लास हो गया। यानी कि रिवोल्यूशन की वजह से कितना आया? इतना। स्पिनिंग की वजह से भी इतना ही आता है। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिनिंग, एस फॉर स्पिनिंग, भी इतना ही आता है, यानी कि इसके बराबर होता है। यानी कि 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी कि स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट और रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों क्या होता है? सेम होता है। दोनों क्या होता है? सेम। तो इस रिवोल्यूशन की वजह से कितना है? इतना। तो इसके वजह से भी कितना होगा? इतना ही, सेम होगा। यहां तक क्लियर हो गया? पक्का? अब आगे सबसे मजेदार हमारा लास्ट चीज आ रहा है, जो मेन कंक्लूजन पार्ट है। यहां तक हमारा काम हो गया है। जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है, ध्यान से सुनिएगा। एक मटेरियल है, इस मटेरियल का ये एटम है। ये क्या है? ये एटम है। और ये क्या है? एक मटेरियल है। ये जो एटम जो है, ये एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, स्पिन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसके वजह से क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अभी सारा थ्योरी बता दी ना जी, अब सुनो रिजल्ट की बारी है। ये जो सारा एटम है जो इस मटेरियल के अंदर है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, स्पिन कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके वजह से ये सारे ये सारे एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो हर एटम के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। क्या होगा? नॉर्थ पोल, साउथ पोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एटम जो है सब का सब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मान लेते हैं इस एटम का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल इधर है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल 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 है। यहाँ तो कोई दिक्कत? ध्यान सुनिए कि ये मटेरियल है और मटेरियल के अंदर ये सब एटम है। ये एटम क्या है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मोशन में, रिवॉल्यूशन और स्पिनिंग कर रहा है, उसकी वजह से। तो अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। इसके पास भी, सबके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। तो मान लिया कि इस एटम का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इस तरह से। तो अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। तो इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ।
ये साउथ से नॉर्थ हो गया। इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, इसके पास साउथ नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। यानी कि ये जो रेड एरो बनाया है, ये रेड एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जो दिखा रहा है, ये एरो, ये मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा है। एरो क्या बता रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है आप देख रहे हैं सब डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। यानी कि इसमें जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का, वो सब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन है। अब डिफरेंट डायरेक्शन के वजह से इस मटेरियल के पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? ड्यू टू डिफरेंट अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो। देखो ये इसका, इस एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका क्या डायरेक्शन? इधर है। इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है। इस सारे का सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो है एटम का सब रैंडम डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है। मतलब इधर है, कोई उधर है। अब रैंडम होने की वजह से, डिफरेंट अलाइनमेंट होने की वजह से, क्लियर नहीं है? रैंडम भी लिख सकते हैं हम लोग। इस मटेरियल का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अब सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो होता है, अगर किसी भी मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो होता है तो मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। यानी कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव डज नॉट बिहेव लाइक मैग्नेट। ये एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एटम कर रहा है, बट ये एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि अंदर में जो भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिफरेंट अलाइनमेंट है, रैंडमली अलाइनमेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मटेरियल का, पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो आ रहा है, तो पूरा मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बट एटम कर रहा है, पर पूरा मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये था जबरदस्त। बट अगर किसी तरह से ये मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम एक डायरेक्शन में कर देते हैं, अगर हम किसी तरह से, अगर हम ये जो डिफरेंट अलाइनमेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर हम किसी तरह से सबको एक डायरेक्शन में कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी तरह से, जैसे करते बताएंगे कैसे करते हैं, बट अभी बता रहा हूं कि अगर किसी तरह से अगर हम ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट को, अगर हम ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम एक डायरेक्शन में कर देते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर दिए, ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर दिए, ये ऐसे है तो ऐसे कर दिए, इसको मतलब सारे मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या कर दिए? एक डायरेक्शन में कर दिए। किसी तरह से अगर कर दिए तो जैसे सब एक डायरेक्शन में होगा तो मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा। यानी कि अगर किसी भी मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कब नहीं होगा? कि एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा अगर सारे एक डायरेक्शन में होंगे तो उस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो नहीं है तो वो मटेरियल बिहेव लाइक मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट।
अगर किसी भी मैग्नेट की किसी भी मटेरियल के पास अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 है तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर किसी मटेरियल के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 कब होगा? जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होंगे तब। नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 कब नहीं होगा? जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट एटम का एक ही डायरेक्शन में होगा तब। इसमें देखिए सारे एक ही डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, तो इसलिए मटेरियल क्या बिहेव करा? मैग्नेट की तरह। इस केस में क्या है कि सारे मैग्नेटिक मोमेंट एटम का सब डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए मटेरियल के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0, इसलिए मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। हम इसी पे पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। क्लियर? तो आज के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। ये आपका स्पेशल क्लास का रहेगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आज का जो भी पढ़ाया हूं अगर किसी को नहीं समझ में अच्छे से तो कोई बात नहीं, आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। और किसी को अगर इंटरेस्ट है ना बहुत अच्छे से कि क्लास का जो भी चीज बताएं अगर अच्छे से क्लियर करना है तो पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर?